नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हर रविवार को हम लेकर के आते हैं अपनी एक खास पेशकश और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाली दिशा में बाजार की दिशा, आने वाले समय में बाजार की दिशा किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। बीता हफ्ते में अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ घटता हुआ नज़र आया। खास तौर से बाजार में बुरी तरीके से लोगों का, निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को जो रिकवरी आई, उसने थोड़ा सा ढांढस, थोड़ा सा सहारा ज़रूर दिया कि शायद बाज़ार में एक बार फिर से बाउंस बैक करने का मौका मिलेगा। दो तीन फैक्टर अभी हैं बाज़ार के अंदर। एक तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली। ये एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर में ये बिकवाली कब तक जारी रहेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा दूसरी तिमाही के नतीजे अब शुरू हो गए हैं। दूसरी तिमाही को नतीजों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर खरीदारी की जानी चाहिए, खासतौर से आईटी की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। इसके अलावा ईरान इजराइल युद्ध, चीन में जो स्टिमुलस जारी किया जा रहा है, क्या उससे वाकई में भारतीय बाजारों पर किस तरीके का असर पड़ सकता है। इन्हीं तमाम पहलुओं पे तीन चार बड़ी चीज़ों पर हम फोकस करते हुए दिखाई देंगे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान हैं देवेंद्र चौकसी जी, जो कि बाजार को बहुत लंबे समय से न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि वो तमाम लोग जो इन्हें फॉलो करते हैं उनका लगातार मार्गदर्शन समय समय पर करते रहे हैं। और इसी मार्गदर्शन के लिए आज हमने उनको आमंत्रित किया है। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के इस मंच पर। थैंक यू हमारा इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए। थैंक यू विपुल, थैंक यू सो मच। तो आज की चर्चा शुरू करें सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे पढ़ पा रहे हैं आप इस बाज़ार को। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट बड़े बड़े थे जो हो गए हैं। आने वाले टाइम में एक तो ईरान इजराइल युद्ध एक टेंशन बनी हुई है, वह हम देखते हैं क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है। लेकिन इन सब के अलावा चाइना में जो कुछ स्टिमुलस दिया जा रहा है, उसका भारतीय बाज़ारों पर कैसे असर देख रहे हैं। और जरा एफआईज के नंबर पर अगर हम नज़र डालें, ऐसा क्या बिगड़ गया भारतीय बाज़ारों में कि अक्टूबर के अंदर रिकॉर्ड बिकवाली देखने को मिली। जरा हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को हम दिखा दें कि क्या नंबर्स रहे हैं। 17 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को करीब 7,421 करोड़ की बिकवाली की गई और डीआईएस की तरफ से 4,980 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। लेकिन अगर पूरे अक्टूबर महीने की बात करें तो 74,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली अकेले अक्टूबर महीने में की गई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके विपरीत 78,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हमारे घरेलू जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी तरफ से, डीआईएस की तरफ से की गई। पूरे साल भर में 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा बेचे गए हैं विदेशियों की तरफ से। और करीब करीब अगर हम देखें तो 4.25 लाख करोड़ की खरीदारी जो है वो हमारे डीआईएस की तरफ से की गई। ऐसा क्या बिगड़ गया अक्टूबर के अंदर सर कि इतनी ज़्यादा, क्या वैल्यूएशन बड़ा कंसर्न है, चाइना में ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं और क्या चांसेस हैं वापसी के। सो आई थिंक आपने काफी अच्छी तरह से आपकी डिटेल्स रखी है आपके दर्शकों के सामने। एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं मैं कि हमारे बाजार के अंदर दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो कंपनी के वर्किंग की जरूरत पड़ती है, दूसरी पैसे की जरूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली कंपनीज के वर्किंग अच्छे आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये दौर चालू रहेगा अच्छे वर्किंग आने का। कोई कारण सर कोई एक आधे क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकता है कोई कंपनी के अंदर, बट ओवरऑल जो माध्यम से हम देखते हैं कंपनी को, वो कंपनी के वर्किंग अच्छे आ रहे हैं। दूसरी तरफ लिक्विडिटी की बात करें तो दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक डोमेस्टिक लिक्विडिटी और दूसरी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिक्विडिटी। डोमेस्टिक लिक्विडिटी बरकरार है। गए महीने के अंदर 24,000 करोड़ के एसआईपी कलेक्ट किए जा चुके हैं। डोमेस्टिकली नए फंड्स सिस्टम में आ रहे हैं। हर महीने करीबन 42-43 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि जिसके अंदर छोटे निवेशक भी बाजार के अंदर म्यूचुअल फंड के माध्यम से एंटर हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसको आप इन्वेस्टर बोलते हैं, वो ट्रेडर है जो यहाँ से पैसा निकाल के चाइना में लेके जाता है, चाइना में प्रॉफिट कमा के वापस इंडिया में लेके आएगा। तो उनका ये काम है कि ट्रेडिंग करना, वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच में फंड्स घुमाते हैं। उनके इस माध्यम में के हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा वो अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर जो फंड्स है, ट्रेडेड फंड्स है, वो ट्रेडेड फंड्स को कैसे डिप्लॉय कर पाए टू जनरेट बेटर अल्फा, उनका ये काम रहता है। चाइना के अंदर जो स्टिमुलस दिया गया है उसका एक निर्णय ये भी है कि चाइना की जो सिंकिंग इंडस्ट्रीज है सब उनको वापिस सपोर्ट देना और कंजम्पशन वापिस ऊपर लाना। तो ये एक सेंटीमेंट है, वो सेंटीमेंट के साथ में जो फॉरेन ट्रेडर्स है वो जुड़ चुके हैं, इसलिए वो फंड शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि कोई दूसरे फंडामेंटल नेगेटिव कारण के सर इंडिया के अंदर कोई वीकनेस है वो कारण से वो फंड नहीं शिफ्ट आउट कर रहे हैं। तो ये चीज आप जब समझ लो।
मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके पास एक पेशेंस है, जो अच्छी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट करना समझता है, उनके लिए मार्केट का जो भी करेक्शन आता है, जो भी फॉल आता है, ये फॉल बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी गिनी जानी चाहिए। अच्छी कंपनीज के अंदर दाम घटते हैं तो बाइंग के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ट्रेडर के लिए थोड़ा समय मुश्किल रह सकता है, बट इन्वेस्टर के लिए समय काफी फायदा का हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर अब इस बातचीत से ये निकल करके आया कि एक तो घरेलू बाजार में लगातार जो है लिक्विडिटी जो है उसको लेके कंसर्न नहीं है। विदेशी निवेशक समय समय पर आते जाते रहेंगे अपने सुविधा अनुसार, अपने मुनाफे के अनुसार, लेकिन ये मौका है, हर गिरावट जो है वो अच्छी कंपनियों में निवेश का मौका है, ये देवेंद्र जी का मानना है। सर अब ज़रा फटाफट जो है कुछ एक सेक्टर्स पे बातचीत कर लेते हैं, और ख़ास तौर से अब चूंकि तिमाही नतीजों का दौर शुरू हो गया है और आईटी कंपनियों से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। उसमें सबसे पहले टीसीएस, फिर हमने देखा इन्फोसिस और विप्रो, इनके नतीजे आते हुए दिखाई दिए। टीसीएस ने थोड़ा निराश किया, इन्फोसिस के भी नतीजे को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं मिला, लेकिन विप्रो के बोनस और विप्रो के नतीजे वो बाज़ार की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर रहे। हम चाहेंगे अपने दर्शकों को जरा हम दिखा सकें नतीजे किस तरीके से रहे फटाफट। अगर ये इन्फोसिस के नतीजे हैं, जहां पर 2% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, 65 से 16 करोड़ रुपए रहा। आय में करीब 4.3% की बढ़त रही। इन्फोसिस में 40,986 करोड़ रुपए रहा। वहीं अगर विप्रो की बात करें तो यहाँ पर बोनस की घोषणा की गई और कंपनी की मुनाफे में 6% की बढ़त रही, 3227 करोड़ रुपए रहा, और 22,302 करोड़ रुपए कंपनी की आय बढ़ी है। 1.5% का इजाफा यहाँ पर रहा। विप्रो ने जो है शुक्रवार के कारोबारी सत्र में काफ़ी शानदार मूव दिखाया। आईटी पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है सर? क्या यहाँ पर हम ये मान के चलें कि क्या मौके तलाशने चाहिए आईटी को लेकर के? क्या अभी कुछ एक कंसर्न आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं? क्या आप कैसे देख रहे हैं आईटी को लेकर, क्या राय है? तो आई थिंक जो दूसरे का तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसके अंदर एक या दो चीज उभर के सामने आती है। एक तरफ यूरोप के अंदर स्लो डाउन है, वो एस्टेब्लिश हो चुका है। यूएसए के अंदर आई थिंक रिवाइवल है, वो भी एस्टेब्लिश हो रहा है। इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर पर्टिकुलर बीएफएसआई सेक्टर के अंदर काफी हद तक ग्रोथ मोमेंटम बना है बिकॉज ऑफ दी ग्रोथ हैपनिंग इन अवर इकोनॉमी। मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडियन आईटी कंपनी के लिए समय जो वीक टाइम था पिछले सालों का, वो समय खत्म हो चुका है। यहाँ से बेटर टाइम्स की शुरुआत हो रही है। यूएस के माध्यम से देखें तो नए ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आने शुरू हुए। सम ऑफ द लार्ज साइज कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहे हैं अभी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके हिसाब से अगले 5 या 7 साल का जो एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम है इंडियन आईटी कंपनी के लिए, उसके अंदर काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल रही है। एक पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है मैं समझता हूँ उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नई रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है कंप्यूटिंग की, उसके अंदर इंडियन आईटी कंपनीज ने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को पोजीशन किया है। वी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और एनी अदर मिड साइज कंपनीज, आई थिंक दे आर, उन लोग ने अच्छी तरह से अपने आप को ये प्रक्रिया में जोड़ा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रक्रिया आगे के समय के अंदर बहुत जोर से बढ़ेगी। मे बी जो कोडिंग के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसकी जगह पे डिपेंडेंसी शिफ्ट होकर कंप्यूटिंग के ऊपर चलती है बिकॉज ऑफ द एआई इम्प्लीमेंटेशन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दी ओवरऑल साइज ऑफ द केक मे नॉट ग्रो एज बिग एज हम लोग ने जो पिछले 20 साल में देखा था ऐसा। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि इट विल बी मोर रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ अ प्रोपोजिशन फॉर मेनी ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज। सो वी विल रिमेन सिलेक्टिवली बुलिश। आज की तारीख के अंदर इंडियन आईटी कंपनीज के जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन करीबन 10% 11% का ग्रोथ कंपनी प्रोड्यूस करे उतने तक के एडजस्ट हो चुके हैं। अगर कोई कंपनी 10% से ज्यादा का ग्रोथ प्रोड्यूस करती है तो मैं ऐसा समझता हूँ वैल्यूएशन के अंदर री रेटिंग होनी संभावित है। और वो माध्यम से देखे तो काफी मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, आपकी कोई पसंदीदा कंपनियां करंट लेवल के आधार पर क्या कहीं पर अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है सर? सर दाम घटते हैं तो कंफर्ट लेवल बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है हमें। तो शायद फ्रंटलाइन कंपनी के अंदर भी यही प्रक्रिया रहेगी, इंफोसिस शुरू करके एचसीएल टेक टू टीसीएस टू विप्रो, इनके अंदर भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी कि काम दाम घटते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इनके अंदर अच्छी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक। सिमिलरली जो मिड टियर आईटी कंपनीज है
जिसके अंदर आप केपीआईटी है, एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, या टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां हैं। ये कंपनियां को भी आप अच्छी तरह से जुड़ सकते हो, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के साथ में आर एंड डी बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस कंपनीज आर आल्सो हैविंग अ गुड फ्यूचर। अगेन दाम करेक्शन होते हैं प्राइस के अंदर, तो दैट बिकम्स अ रिलेटिवली अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। ठीक सर। चलिए, तो एच सी एल टेक, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में अगर गिरावट आए तो खरीदारी कर सकते हैं। मिड कैप में के पी आई टी जैसी कंपनियां अच्छी लग रही हैं। आई टी से बाहर चलते हैं, बैंकों को लेकर के क्या ऐसी बीमारी हो गई सर कि बैंक नहीं चल रहे हैं? जबकि हमने देखा कि पहली तिमाही के नतीजे में भी कोई निराशा नहीं रही थी। दूसरी तिमाही में जो हमने अपडेट्स हमारे पास बिजनेस की आई वो बहुत ख़राब नहीं रही। इवन एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स रहे वो भी अच्छे रहे, जो कि हमने देखा कि आते हुए दिखाई दिए। और माफ़ कीजिएगा, मुनाफे में 18% की ग्रोथ देखने को मिली। 6,918 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा। वैल्यूएशन भी इतनी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डर लगे। क्यों नहीं चल रहे हैं भारतीय बैंक जो है इस समय? खासतौर से पीएसयूज में ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी बैंकिंग को लेकर के? और बैंकिंग में क्या आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या खरीदारी के लिए? आपको चुनना हो तो पीएसयू वर्सेस प्राइवेट, आपका फोकस कहाँ होगा और आपके पसंदीदा बैंक कौन से होंगे? बिल्कुल। सो एक तरफ आप देखें तो कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र का कारोबार अगले समय के अंदर भी अच्छा रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि कारण ये है कि भारत की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर काफी हद तक गवर्नमेंट जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड कर रही है पैसा, उनके साथ में कॉर्पोरेट के फंड्स भी नए जुड़ जाते हैं, एंड दे आर आल्सो बिल्डिंग न्यू कैपेसिटीज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। तो उनके अंदर बैंकों का कारोबार बढ़ता है। इनफैक्ट एवरी बैंक इज टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग। उनका जो लैंडिंग बुक है वो करीबन 18% के आसपास ग्रो करने की हर एक बैंक के पास एक रूपरेखा या मार्गदर्शन मिल गया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्रोथ के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से कोई भी बैंक में तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, जरूर ऐसी बात है कि जो बैंक डिजिटल वे ऑफ वर्किंग कर रही है, एसबीआई इंक्लूड करे, आईसीआईसी इंक्लूड करे, एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक, ये जो बैंक है वो बैंक के अंदर करीबन आपको बिजनेस एग्जीक्यूट करने की जो क्षमता है वो आपकी क्षमता जल्दी से बाहर आएगी, क्योंकि आप डिजिटली ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया है वो प्लेटफॉर्म उनके लिए कॉस्ट ऑफ लेंडिंग काफी हद तक कम रखता है। तो ये सबसे बड़ी डिमार्केशन पॉइंट होनी चाहिए, जिसके अंदर आप आपका इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कौन सी बैंक को चुने, इसका आंसर इसके अंदर आ जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बैंकों ने परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में नहीं किया है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स आर ओवर ओन्ड, जिसको बोलते हैं कि सब म्यूचुअल फंड के सब पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो नया एक्सपोजर लेने की जगह न होने के कारण ये स्टॉक के दाम नहीं बढ़ रहे। बट जैसे 2025 के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपने नए फंड्स के एलोकेशन करना शुरू करेंगे, तो वो समय के अंदर उनका एक्सपोजर बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ जरूर रहेगा, क्योंकि बैंक में निफ्टी के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स का करीबन 40% वेट है, तो उनका एक्सपोजर आना संभावित है। वो एक्सपोजर आता है तो सर्टनली 2025 के अंदर उम्मीद बनती है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो आज अंडर परफॉर्म करेंगे, कर रहे हैं, वो ऊपर के साल के अंदर आई थिंक आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ऐसे में सर प्राइवेट पे फोकस करें या पीएसयूज पे सर? साइज पे फोकस करिए। जिसकी साइज बड़ी है लैंडिंग करने की उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि पीएसयू के अंदर सपोज आप देखते हैं एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनकी साइज बड़ी है, उनको मुनाफा ज्यादा कमाने की पूरे पूरी क्षमता है। जी। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर आप देखें तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, उनकी साइज बड़ी है तो उनके अंदर भी मुनाफा कमाने की क्षमता ज्यादा है। तो आप साइज के ऊपर फोकस करें, क्योंकि क्या है, जब भी इकोनॉमी के अंदर नए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो जो बैंक के पास साइज बड़ी होती है उनके लिए समय अच्छा रहता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम रहती है और उसको नीम भी ज्यादा मिलता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं उनको ज्यादा मिलता है। तो शायद ये प्रक्रिया सही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक सर। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये वो शेयर हैं जो कि जो है अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास हैं या फिर अगर आपके पास आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। 2025 में उम्मीद है कि यहाँ पर जो है रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में सर अभी हमने एक आईपीओ देखा हुंडई का, और उस आईपीओ में क्या हुआ? क्योंकि ठीक है सब्सक्राइब हो गया,
ढाई गुना के आसपास, लेकिन रिटेलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आधा हिस्सा ही उसका सब्सक्राइब हो पाया। क्यूआईबी पोर्शन की वजह से वो ठीक है, वो पार हो गया, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस, जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह की बातें देखने को मिली, क्या वजह मानते हैं इसके रिटेलर्स को ना लुभा पाने? क्या एक महंगा था आईपीओ, या फिर आपको लगता है बाकी जो सेंटिमेंट्स लोगों ने, बहुत लोगों ने नेशनलिज्म का इशू लिया, और हमारे पास कमेंट आ रहे थे और लोगों ने कहा कि इन्होंने कश्मीर को ऐसा दिखाया था इसलिए हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और ये कमेंट्स हमारे पास सैकड़ों की संख्या में आए। बहुत लोगों का वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न था, कि कुछ लोगों को ओएफएस से शिकायत थी, लेकिन बजाज हाउसिंग जैसी कंपनी को लाख करोड़ से ऊपर मिल गए, और हुंडई जैसी कंपनी जो कि दुनिया की तीसरी नंबर बड़ी कंपनी है, उसके लिए जो है मुश्किल हो गया रिटेल पार्टिसिपेंट को इकट्ठा करना, आकर्षित करना। वजह क्या मानते हैं आप? या आई थिंक हमारे वहाँ जो रिटेल आईपीओ में सब्सक्राइब करता है, सेबी के आंकड़े ऐसे बताते हैं कि करीबन 75% ऑफ द रिटेल सब्सक्राइबर्स वो कंपनी के लिस्टिंग के मुनाफे के साथ में कंपनी को बेच देते हैं। विच मीन्स के उनका काम है आईपीओ में सब्सक्राइब करना, लिस्टिंग के साथ में निकल जाना। दे आर बेसिकली फ्लिपर्स, दे ट्रेड। उसका एक अंडरलाइंग एजम्पशन ये रहता है कि आईपीओ की साइज कम है तो डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं। अगर आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का उल्लेख किया है, तो 6,000 करोड़ के ऊपर के आसपास का आईपीओ है, उसके अंदर 4.5 लाख करोड़ की डिमांड निकलती है। क्यों? बिकॉज उनको मालूम है खाली 6,000 करोड़ ही अलॉट होने वाला। हुंडई के अंदर आपका 27,000 28,000 करोड़ का आईपीओ है, उनको मालूम है कि डिमांड 27-28 हजार करोड़ की है, तो वापिस ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो इंस्टीट्यूशनलाइज इन्वेस्टर है, जिनको सालाना 15-20% रिटर्न मिलता है, वो अच्छा लगता है, वो प्लेयर ये टाइप की कंपनी, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है मेरे ख्याल से। दूसरी तरफ देखें तो ये जो आईपीओ की प्रक्रिया है हमारे देश के अंदर, उसको बदलने का समय आ गया है। हम पुराने जमाने की आईपीओ प्रक्रिया से आईपीओ चला रहे हैं कि जिसके अंदर डिमांड जनरेट करते हैं, आर्टिफिशियली उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, और बाद में लिस्टिंग करके मुनाफे के साथ में सब लोग निकल जाते हैं। ये गलत प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को सुधारने की बहुत जरूरत है। बट आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, हुंडई के अंदर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड, रिटेल्स हैव नॉट इन्वेस्टेड, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी कंपनी पब्लिक मार्केट में आती है और उनको जितनी इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट, उतने पैसे वो कंपनी ले लेती है, तो उनके लिए इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज कमिंग डाउन वेरी सिग्निफिकेंटली। और वो मैंने जैसे बताया, इस सबसे 15-20% का रिटर्न से वो खुश रहते हैं। हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो है, उनके लिए 50%, 100% रिटर्न आईपीओ में लिस्टिंग के साथ में चाहिए। तो आई थिंक दैट इज वेयर द डिफरेंस इज लाइंग इन दिस बिल्कुल सही कहा सिचुएशन। आपने सर, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहें, क्योंकि अब अगले हफ्ते इसकी लिस्टिंग होनी है। क्या जो लोग जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, क्या आपको लगता है कि उनको सेकेंडरी मार्केट में आकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं हुआ तो, लंबी अवधि के नज़रिए के लिहाज से? और दूसरा, अगले हफ्ते वारी एनर्जीज़ का आईपीओ खुल रहा है, जिस पर अभी से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या एक वजह ये भी रही सर कि सेक्टर ऐसा रहा जो कि ऑटो में थोड़ा सा डल माहौल चल रहा है, नंबर्स कम से कम, और रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं करीब 80-90% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इन दोनों सवालों के उत्तर आपसे जानना चाहेंगे सर। सो मेरा ख्याल से ऑटो क्षेत्र का कोई प्रेफरेंस नहीं, ऐसा नहीं है। बट एक बात ऐसी है कि जो मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर आए हैं, उनके लिए ऑटो क्षेत्र के अंदर जो कंपनी, नई हुंडई कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना संभावित है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में उसकी जगह है। आज लिस्टेड मार्केट में आप देखें तो मारुति है, टाटा मोटर्स है, आइशर मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जैसी कंपनियां लिस्टेड मार्केट के अंदर ऑटो सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। अगर एक नई कंपनी हुंडई जैसी कंपनी आती है जो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स है, उनके लिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो में जगह है, तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स विल डेफिनेटली बाय दिस कंपनी इन द पोर्टफोलियो। दैट आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। हैविंग सेड दैट, उनको जल्दी रहेगी लिस्टिंग के साथ में बाय करने की? मेरा आंसर ना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने अपने अच्छे वैल्यूएशन के अंदर ऑफर फॉर सेल का प्रस्ताव रखा है। तो डेफिनेट ये है कि आई थिंक इमीडिएटली नए इन्वेस्टर है वो इतनी जल्दी से नहीं आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे, तो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं बनेगा। जो वैल्यूएशन पे आईपीओ निकाला है, वो वैल्यूएशन आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट होते जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
जहाँ तक रिन्यूएबल और ऑटो का कंपैरिजन का सवाल है, मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि रिन्यूएबल के अंदर आगे के समय के अंदर विजिबिलिटी ज्यादा है और डेफिनेटली उनके लिए बिजनेस का कारोबार का एक अच्छा स्कोप दिख रहा है। बट विदाउट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स, मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल कंपनीज, उनका जो मार्केट में लिस्टिंग हुआ है और जो प्राइस पे चल रहे हैं वो प्रीमियम पे चल रहे हैं। उनका कारण ये है कि वो कंपनियां कंपैरेटिवली छोटी साइज की है जी। और छोटी साइज के अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो भाव प्रीमियम में चले जाते हैं। तो वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है जो मैंने थोड़ी बार पहले एक्सप्लेन किया। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर कंपनियों को बाय करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, जब भी आपका वैल्यूएशन रैशनलाइज हो जाता है तभी बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। भले क्षेत्र कितना भी अच्छा लग रहा हो आगे, आप उनके प्रॉफिट परफॉर्मेंस और ग्रोथ परफॉर्मेंस के साथ में इन्वेस्ट करें, ऐसा हमेशा हम इन्वेस्टर को समझाते हैं। ठीक है सर। अब चूंकि बात पावर की चली है तो थोड़ा सा जिक्र जो है पावर क्षेत्र पर ही कर लेते हैं सर, और पावर के साथ साथ पीएसयू पे कर लेते हैं। पावर में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, खास तौर से पीएसयूज कंपनियां, उनका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारी कंपनियां रिन्यूएबल में हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है वो नहीं है रिन्यूएबल में। एनएचपीसी जैसी कंपनियां अभी भी जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। बहुत कंपनियों को बहुत हाई वैल्यूएशन मिली, रेडा जैसी 32 रुपये पे आकर के हमने 300 के ऊपर जाती हुई दिखी। आप पावर का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, और टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी पावर जैसी कंपनियों का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो मैं एक बहुत अच्छी तरह से आपको एक चीज के ऊपर, आपके इन्वेस्टर को भी एक चीज के बताना चाहूंगा यहाँ पे। अगर हमारी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ करीबन 7 साढ़े 7% के बीच में आता है और उसके साथ में 5% का इन्फ्लेशन जोड़ लेते हो, तो करीबन 12 साढ़े 12% के आसपास का हमारा इकोनॉमी के अंदर नॉमिनल ग्रोथ है। अगर 12 साढ़े 12% के साथ में इकोनॉमी बढ़ती है तो पावर सेक्टर जो इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ है, उनकी ग्रोथ इवन इफ इट इज अ प्रीमियम, तो करीबन 50% के आसपास होनी चाहिए। तो यानी 15 से 17 18% के बीच में आना चाहिए। तो दैट मीन्स के पावर कंपनियां जो मार्केट के अंदर आज की तारीख में कारोबार कर रही है, उनका आप एक सुरक्षित प्रोजेक्शन लेके चले, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी ऑफ कोर्स, कि जो कंपनी कितनी कैपेसिटी बढ़ाती है। बट मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एवरेज 15% के आसपास का ग्रोथ पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए संभावित है। एवरेज ग्रोथ इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन पावर सेगमेंट। जी। अगर मार्केट कोई भी कारण सर उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन देना शुरू करता है ग्रोथ के माध्यम से देखे तो वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए उनको ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा। बट ऑटोमेटिक ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में अंदर ग्रोथ नहीं बढ़ता है, तो मार्केट को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्केट का जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो प्रीमियम वैल्यूएशन डेफिनेटली करेक्ट होता है समय के साथ में। एक यूफोरिया जब भी शांत हो जाता है तभी करेक्शन के साथ में मार्केट का प्रीमियम वैल्यूएशन कम होता है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन घटता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पावर कंपनी के लिए आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे के लेवल के अंदर, जो करीबन आज प्रीमियम वैल्यूएशन में है वो करेक्ट होते हैं तो आपको नीचे के लेवल के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि ये कारोबार जो है वो अगले 25-50 साल के लिए बहुत अच्छी विजिबिलिटी दे रहा है, बट वो पेशेंस की जरूरत पड़ती है आपको। इसलिए आपको नीचे भाव मिलता है तो आपकी डाउनसाइड कम हो जाती है। दैट इज वाई वी आर सजेस्टिंग कि प्रीमियम वैल्यूएशन ना दे, करेक्शन के साथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे के लेवल पर, तो डेफिनेटली बाय करने की एक तैयारी करके रखें अपने पोर्टफोलियो में। डिफेंस में भी यही क्या कहानी है सर? और क्या डिफेंस में जो करेक्शन देखने को मिला उसे आप सफिशिएंट मानते हैं, या आपको लगता है कि अभी और करेक्शन हो सकता है? ऑर्डर बुक लगातार हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन खबरें हम चलाते रहते हैं खबरों वाले शेयरों में, चाहे उसमें हम मझगांव की बात हो, अब तो खैर वहाँ पर स्प्लिट की भी खबर आ गई है। इसके अलावा आरबीएनएल को बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं डिफेंस के अंदर। डिफेंस और रेलवे दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। एचएल में काफ़ी अच्छी पिटाई हुई, थोड़ी बहुत अब रिकवरी कुछ दिन में आई है। इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर 2-3 साल के नज़रिए से चुनना हो तो कोई पसंदीदा शेयर है आपका को जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाने चाहिए डिफेंस के अंदर या रेलवे के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब बुलेट ट्रेन का भी जिक्र शुरू हो गया है, वहाँ से भी ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। चलिए ये चीज को भी यही तरह से देखते हैं जैसे पावर सेक्टर को देखा था। जी। ये सब क्षेत्र इकोनॉमी के साथ में जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी का ग्रोथ जितना आता है उससे इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रीमियम ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि ये कंपनियां आज की तारीख के अंदर नए एक्सपांशन कर रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही है, नई सर्विसेज डेवलप कर रही है, इसलिए उनका प्रीमियम होना संभवित है, ग्रोथ होना संभवित है। मगर वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा, वो समझ के चलिए। अगर आपने कोई गलती की कि ये कंपनियां 25% रेट ऑफ ग्रोथ से अगले 5 साल तक चलेगी,
तो आपको इसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी 12.5% पे चल रही है। आपका एवरेज ग्रोथ 15% के आसपास होएगा, तो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इज सस्टेनेबल ग्रोथ। कोई कारण सर 1 या 2 साल के अंदर बिकॉज ऑफ द एक्सपैंडेड कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च एक्सेट्रा, उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा आता है, तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल ग्रोथ, इट विल गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। क्योंकि गवर्नमेंट की परचेस करने की क्षमता भी जो है, डिफेंस के अंदर देखिए, रेलवेज के अंदर देखिए, या दूसरे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर देखिए, गवर्नमेंट की परचेस करने की जो क्षमता है, जो उनके बजटरी एलोकेशन सम है, उसके साथ में भी आप उस चीज को जोड़ दे, तो ये आपको बहुत लंबा ग्रोथ नहीं दिखा सकती है इंडस्ट्री। वो समझ के चलते हैं हम लोग। तो इन्वेस्टर को ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर काफी हद तक इन्फ्लुएंस में आके मार्केट के अंदर यूफोरिक कंडीशन में एंटर हो जाते हैं। आप यूफोरिक कंडीशन में एंटर ना होइए, एक रियलिस्टिक बनिए कि ग्रोथ कितना आ सकता है। जैसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझाते सब, कि अगर आप 2 रोटी खा सकते हो तो आप 2 ही रोटी खा सकते हो। कभी अच्छी बन गई सब्जी तो आपने तीसरी रोटी खा ली, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं खा पाते हो, हर रोज नहीं खा पाते हो। सिमिलरली मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप जितना प्रोपोर्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ही कर सकते हो। सेम वे फॉर वैल्यूएशन, एक स्टेज में वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो वापस वैल्यूएशन रेशनलाइज हो जाता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करते के समय, करने के समय। पोर्टफोलियो में होने चाहिए कि नहीं सर ये शेयर, क्या मानना है आपको, या फिर? जरूर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए पोर्टफोलियो में, बट करेक्टेड वैल्यूएशन के अंदर। आज की तारीख के अंदर भी डिफेंस के स्टॉक आपको 50 से 75 के पी के बीच में मिल रहे हैं। थोड़े बहुत करेक्ट हुए, 80-90 से नीचे घट के 50 आए, बट फिर भी आप अगले 2 साल का वैल्यूएशन के साथ उसको ट्रेड कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जब तक ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक आप प्रीमियम में बाय करते रहोगे। आई थिंक दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। मैं ऐसा समझता हूँ कि टू गेट द रिजल्ट, थोड़ा बहुत करेक्टेड प्राइस में लेना जरूरी बनता है, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर यू वांट टू बाय समथिंग व्हिच यू कैन होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक तो है। ये चीज के ऊपर ध्यान जरूर रखें। ये आज की बात का जो लब्बो लुआब है, जो सार है, वो यही है, महंगे शेयरों को खरीदने से बचें, वरना फिर आप ट्रैप में हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि शेयर चल नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं उसमें। अब पीएसयू के शेयर सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। पावर उसमें खासतौर से डिफेंस और रेलवे के शेयर ज़्यादा हैं कि अब चल नहीं रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत ऊपर के भाव पर ले लिए, तो वो वो वही वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि सही वैल्यूएशन पे लेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। तो उसमें ट्रैप में बचें। सर, मुझे कहा जा रहा है कि आपके पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बातचीत काफ़ी दिलचस्प चल रही है। लेकिन चलते चलते कोई ऐसा सेक्टर सर अभी जो आपको अच्छे लग रहे हो, जहाँ पर आपको अभी भी लग रहा है वैल्यूएशन अच्छी है, सेक्टर अच्छे हैं, या कुछ एक कंपनियाँ जो आप अगर हमारे दर्शकों के बारे में, दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें? और आप तो वैसे भी कंपाउंडिंग के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। बहुत सारे शेयर देवेंद्र सर के पास ऐसे हैं जो कि 20-20, 30-30 साल से वो अभी भी रखे हुए हैं। तो सर, कंपाउंडिंग के बारे में जाते जाते कुछ नसीहत हमारे दर्शकों को दे जाइए, और कुछ एक शेयर जो है जो अगर आप रिकमेंड करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो। एक ऐसी थियरी पकड़ के चलते हैं हम, कि हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से प्रैक्टिस, के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर 100 रुपये का आज इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कंपाउंडेड होता है 10 साल के अंदर एट द रेट ऑफ 30%, जो हुआ है पिछले 30-40 साल के अंदर हमारे लिए, तो करीबन आपको 100 रुपये का कंपाउंडिंग 30% के रेट से करो, तो 100 रुपये की वैल्यू 10 साल के बाद करीबन 1490 रुपीज होती है, यानी क्लोज टू 1500 रुपीज की वैल्यू बनती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे ज्यादा रिटर्न कमाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रिस्क फ्री बनता है रिटर्न कंपेरेटिवली। जी। आप अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, लंबे समय का प्लानिंग करते हो, तो इसके अंदर ये रिटर्न मिलता है। हाँ, कौन सी कंपनी चुननी, इसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्टीज, उसके अंदर आप शायद कॉमन इन्वेस्टर के हिसाब से ये चीज नहीं सूट कर पाओ। उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, इस हिसाब से आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, कि जो आपको सलाह दे सके कि 10 साल के लिए कौन से बिजनेस को होल्ड करना चाहिए। तो ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। रही बात कौन से शेयर लेने चाहिए, सेबी क्या रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हम कोई चीज की रिकमेंडेशन ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर नहीं दे सकते, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सेक्टर कौन सी, हाँ, थीम इतनी कौन बात, सी अच्छी होनी चाहिए? जी सर। थीम के हिसाब से मत देखिए, आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स में करेक्शन आता है। थीम तो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। आज की तारीख में ऐसा कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है कि जिसके अंदर डीप वैल्यू डिस्काउंटेड रेट के ऊपर स्टॉक मिलते हो। इंडिविजुअल कंपनियां हर सेक्टर के अंदर मिलती है कि जहां पर डीप वैल्यू डिस्काउंटिंग रहता है, तो आप उसके ऊपर फोकस करिए। ठीक सर।
देवेंद्र सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को और उनका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं अगली बार जब आप समय देंगे अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा और ज़्यादा समय देंगे ताकि आपसे और डिटेल में और विस्तार पूर्वक बातचीत हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू विपुल, और आपके सब दर्शकों को भी दिवाली के पहले मेरी खूब खूब दिवाली की शुभकामना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगला संवत ईयर आप सर्वों के लिए खूब फलदायी निवड़े। बस इसी में भगवान से प्रार्थना करूँ। आपको भी सर दीपावली की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपकी कंपनी को, आपके परिवार को, हम सब के लिए ये दिवाली अच्छी हो और नया वर्ष और ज़्यादा उत्साह लेकर के आए पूरे देश के लिए और देश अच्छी तरक्की करे और देश तरक्की करेगा तो सबके पोर्टफोलियो भी चमकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश को अब यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगले हफ्ते पे हमारी निगाहें रहेंगी और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे नतीजे आने वाले हैं, ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं तो आपको इन पर नज़र रखनी चाहिए और नतीजों से तुरंत पहले या नतीजों के दिन उन शेयरों पे तुरंत पोजीशन बनाने का फैसला ना करें। अपने प्रश्न हमसे पूछें। 21 अक्टूबर को आने वाले हैं सीजी पावर, HFCL, नेल्को, अल्ट्राटेक्स, यूनियन बैंक, BEPL, CUB के नतीजे। इसके अलावा 22 अक्टूबर को आ रहे हैं M&M फाइनेंशियल, अदानी ग्रीन, बजाज फाइनेंस, GMDC, पेटीएम, GMDC के नतीजे। इसके अलावा AO स्मॉल फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट, PPL, फार्मा, रतन पावर, TVS, यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे आएंगे 23 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ACC, अदानी टोटल, अदानी विल्मर, बीकाजी, ITC, रेडको, UBL, PNB गिल्ड्स, पेट्रोनेट, इसके नतीजे आने हैं 24 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, BEL, BPCL, कोल इंडिया, HPCL, इंडिगो, JNK बैंक, JSW स्टील और 26 अक्टूबर को आएंगे ICICI बैंक, IDFC बैंक, यस बैंक, JK लक्ष्मी सीमेंट और GPIL। तो अगर आपके पास इनमें से कोई कंपनी हो तो डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स के दिन बड़ा एक्शन देखने को मिलता है, चाहे अपसाइड या डाउनसाइड, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी अगर आप कोई प्रश्न आपके हैं तो दोपहर 1 बजे हमारे साथ हर रोज़ जुड़ जाइए और आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमारे साथ रोज़ नए नए एक्सपर्ट जुड़ते रहते हैं। मई 9 के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।